बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ। और आपको बता चुके हैं कि क्लास 10th मैथ सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं। इस साल 2023-24 में भी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस में जो चैप्टर्स कम हुए हैं और उन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक नए भी एक्स्ट्रा जो जोड़े गए हैं। जैसे कि 2023 में जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी, वो नहीं था और प्रायिकता नहीं थी। लेकिन इस वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता और व्रत और समांतर श्रेणी, ये तीन टॉपिक नए ऐड किए गए हैं और कुछ टॉपिक हैं जो उनको लेस किया गया है। तो दोस्तों, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर कम किए गए हैं, कौन कौन से नए एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, तो उसमें देख लेना आप और समझ लेना। तो आज हम ऐसी बुक से आपकी तैयारी करवाएंगे जो आपको एग्जाम में मैथ के पेपर में 90+ मार्क्स दिला के लाए। तो दोस्तों, इसमें जो है बुक जो लेस किया गया और जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, नए चैप्टर जोड़े गए हैं, उसी बुक से आपको यहाँ प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस बुक से आप प्रिपरेशन करोगे तो 90+ मार्क्स अच्छी तरीके से ला सकते हो। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर आज फर्स्ट पर हम प्रहार कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में क्या क्या कम किया गया है इनमें से आपको बता चुके हैं। तो आपको वही समुचित सिलेबस पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम को अच्छी तरीके से टारगेट कर पाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे। जो भी समुचित क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क दिलाएं, तो वही क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके बाद एग्जाम्पल्स, उन्हीं को लेके चलते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए और इनको आप रिवीजन करते रहिए। और मेरा ये वादा है कि मैथ की जो प्रिपरेशन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जितना भी टाइम बचा है, तो उसमें आप प्रिपरेशन अच्छी करके 90+ मार्क्स ला सकते हो। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे सभी अच्छी तरीके से ध्यान दें। और चलिए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप का है, देखिए यहां दिया है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे घात n, ठीक है, शून्य पर समाप्त होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 4 पे घात n। अब देखिए यहां पर इसका थोड़ा बेसिक समझिए। 4 पे घात n, सबसे पहले यहां देखिए ये शून्य पर कौन कौन से संख्याएं समाप्त होती हैं। जैसे शून्य वाली संख्याओं की बात करें, जैसे 10 है, और इसके बाद यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है, ये सभी क्या है, इसमें शून्य है, ठीक है। अब जब शून्य है तो इसकी कुछ न कुछ विशेषता होगी। जैसे हम इस 10 का ऑपरेशन करें तो 2 × 5, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 2 और 5, इसमें प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद 20 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 2 × 2 और × 5, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए 30 का करते हैं तो कितना आता है, 2 × 2, वो यहाँ पर हाँ 3 × 5, कितना आ गया, 2 × 3 × 5। 40 का करिए तो 40 का देखिए क्या आता है, 2 × 2 और × 2 और यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये एग्जाम्पल लिए, 4 एग्जाम्पल लिए, इन चारों में क्या देख रहे हैं, कोई विशेषता आपको दिख रही है? तो यहां पर देख रहे हैं कि कितना है, 5 5 5 और यहां भी है 5। इसके बाद देखिए यहाँ 2 2 2 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 दोनों आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 5 और 2 का कहने का मतलब हुआ जब हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। कितना आता है, लास्ट में जो इकाई अंक होता है वो 0 आता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर अब देखिए 5 में जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, तो 10 का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, वो कितना हो गया, 0। इसी तरीके से जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करें, जैसे 2, अब देखिए यहाँ 2 बार
2 है तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में यहाँ 5 से जब गुणा करेंगे तब भी यहाँ लास्ट में जो इकाई अंक है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ये 3 भी एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन 2 और 5 इसमें भी है। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 में, जब 5 से, तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 30 आ गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो देख लिया कि इकाई अंक आता है 0। अब यहाँ 4 में जब 5 से गुणा करते हैं तब भी इकाई अंक आता है 0। इसी तरीके से अब ये 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 8 में जब 5 से गुणा करेंगे तब भी आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो दोस्तों हम यहां से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 लाना है तो वहां 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से कटनी चाहिए। ठीक है, देखिए सभी में 5 है, 5 तो होना ही चाहिए, और कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, अब 2 नहीं है तो 4 हो सकता है, 4 नहीं तो 8 हो सकता है, 8 नहीं तो 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये संख्याएं यदि 5 के साथ आती हैं तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस 8 के अंदर 2 है, इस 4 के अंदर भी 2 है, इस 6 के अंदर भी 2 है। ठीक है, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहने का ओवरऑल तरीका ये हुआ है कि 2 और 5 कितना होना चाहिए, 2 और 5 ये जो है जब आपस में मल्टीप्लाई इनका करते हैं और ये किसी भी संख्या में मिल जाते हैं तो यहाँ पर इनका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहां पर दिया इन्होंने दिया है 4 पे घात n। तो 4 पे घात n बोल रहे हैं कि n का कोई ऐसा मान है जो कि इस संख्या को 0 पर समाप्त करे। तो आप पता लगा सकते हो यहां पर। अब जैसे थोड़ा यहां पर आप सपोज करिए 4 की घात मान लिया 1 कर दिया, ठीक है, या फिर 4 की घात 2 कर दिया, 4 की घात 3 कर दिया, 4 की घात 4 कर दिया, 4 की घात 5 कर दिया। तो यहां से आप देखिए 4 आ गया, कहीं 0 आया लास्ट में। यहां देखिए जब 4 का 2 बार आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। यहाँ कितना आएगा 4 का, इसी तरीके से 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 तो आना ही नहीं है कहीं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये, इस 4 में केवल और केवल जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कौन आएगा, तो 4 के फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 आएगा। ठीक है, कहीं 5 तो है नहीं। जब 5 नहीं है तो इनका मान आप कितना भी रखिए तो यहां पर ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या इनको रिप्लाई देंगे, क्या आंसर लिखेंगे यहां पर, आंसर यहां पर लिखेंगे क्या, देखिए दोस्तों इस तरीके से कि 4 पे घात n, 4 पे घात n में क्या लिखेंगे, यहां 4 के अभाज्य गुणनखंड में कैसे, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए, 2 और 2 में है। ठीक है, में है। यदि 4 पे घात n संख्या 0 पर समाप्त होती तो यह संख्या, या इस संख्या में, यहां लिखिए इस संख्या में, या यह संख्या 5 से विभाजित होती। ठीक है, लेकिन इस संख्या में 2, तो 2 की घात आप कितनी कर दीजिए, 2 इस तरीके से लिख सकते हो उसको में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और जब घात पे घात होती है तो उसका हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5 नहीं है। अतः 4 पे घात, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है
4 पे घात n में n का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस संख्या को किस पर, यहां लिख दीजिए इसका फाइनल, इस संख्या को शून्य पर समाप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि जब 4 के फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 तो आ ही नहीं रहा, या फिर ये 5 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित हो जाती तो ये शून्य पर समाप्त हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो इस तरीके से। जैसे यहीं पर संख्या चेंज कर दी जाए, यहां दे दिया जाए आपको 6 की पावर n कर दिया जाए, अब पूछ दिया जाए क्या n का कोई ऐसा मान है जो इसे शून्य पर समाप्त कर सके, बताइए। तो इसके भी फैक्टर यहाँ देखिए, 5 से क्या ये विभाजित होगा, 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यहाँ n हो जाएगा। तो यहाँ 5 तो आ ही नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं है, और 2 और जब 5 एक साथ रहते हैं इनटू में तभी 0 आता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप तोड़ सकते हो, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये मत समझना कि यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनका आपको रीजन पता लग गया कि इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो भी आएंगे हम इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे सॉल्व करने में सफल रहोगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, तो आप यहां से अपना नोट्स बना लीजिए, और इससे पहले 3 क्वेश्चन और हम बता चुके हैं, उनको भी आप देख लीजिए। तो यहां से आप मैथ की अच्छी तैयारी करते रहिए, ऐसे नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और उनको अच्छे तरीके से समझते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट नंबर किस टाइप का क्वेश्चन संभावित है। तो आज हम ये जो है वास्तविक संख्या में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 65 और 117 के, 65 और 117 के एचसीएफ को दो संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है, और यहां हल डाल लीजिए इसका। ठीक है, पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहां पर पहली संख्या है 65 और दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, यहां पर 117 है। दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ है 65 और 117 का जो एचसीएफ है, ठीक है, क्या है यहाँ पर एचसीएफ कितना, तो किस रूप में इन्होंने लिखा है 65 m माइनस 117, इस रूप में इन्होंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एचसीएफ आप निकालिए कितना होगा, लेकिन उन्होंने इस एचसीएफ को, इसका जितना एचसीएफ आएगा उसको ये रूप दे दिया। ठीक है, तो इसका जितना एचसीएफ होगा इतने के बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने बताया इसी का एचसीएफ ये, लेकिन हमें तो निकालना है इसका एचसीएफ, ये तो नहीं होगा, ये हम कहां से आ गया, तो जितना इसका एचसीएफ होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एम का मान ज्ञात कीजिए और एम का मान निकालना है, एम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साथ ही अभाज्य गुणनखंडन विधि से के प्रयोग से 117 और 65 का एलसीएम भी निकालना, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम यहां कह दें ये 10 है और 10 को हमने ऐसे लिख दिया, कैसे 8 + 2 लिख दिया, 8 + 2, तो दोस्तों ये देखिए इसके बराबर है, या हम कह दें यहां पर 10 को हम इस तरीके से लिखे दे रहे, 10 को हम लिखे दे रहे हैं यहां पर 2x + 3 लिखे दे रहे, तो x का मान बताओ। ठीक है, तो जो 10 है तो ये बोल दिया अगर ये इसके बराबर है तो यहां पर इससे बराबर में लिखेंगे, इसी तरीके से यहां पर भी। तो इसका एचसीएफ निकालिए, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 65 और 117 का, तो भाग विधि से कर लें या अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लें। ठीक है, तो देखिए आप 117 ये ग्रेटर देन 65, तो यहां पर क्या हो जाएगा 117 यहां आ जाएगा और 65 यहां रहेगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, कितने टाइम यहाँ पर डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 1 टाइम करिए तो कितना हो जाएगा 65। कितना बचा यहाँ पर 2 और यहाँ बचा हुआ 5। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा यहाँ 65, तो 1 टाइम। ठीक है, तो 52 से डिवाइड करेंगे 65 में कितना रहेगा यहाँ पर, और इसी तरीके से अब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 टाइम में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो किसने कर दिया, 13 ने कर दिया, 13 ने 0 0 कर दिया। तो इसका एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, इस तरीके से पता लग गया 13। ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से वही निकाल लेना, मतलब ये नहीं कि पीछे पेज पे निकालो, इस तरीके से निकालना। ठीक है, जस्ट सामने। तो ये आ गया 13, इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 और 65 एम माइनस 117। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, एम का मान चाहिए, जैसे एक्स का मान हम निकालते रहे तो यहां भी निकालिए। तो 113 इधर प्लस के 117 हो जाएगा और ये 65 एम। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाए 3 7 10 और यहाँ हो गया 2 3 और यहाँ 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 65। दिस इंप्लाइड दैट 65 इज इक्वल टू हो जाएगा 130। तो यहाँ पर जब एम का वैल्यू निकालेंगे तो 130 ओवर 65, 65 से जब इसको डिवाइड करें 2 टाइम तो एम का वैल्यू आ गया दोस्तों 2। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया, एम का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये कह रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर आपको एलसीएम भी निकालना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप कर लोगे इसके, या फिर इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे, देखिए पहली संख्या दी आपको, दूसरी संख्या दी, और यहाँ पर एचसीएफ कितना 13 निकाल लिया। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पहली संख्या और यहाँ पर सेकेंड नंबर इनटू में हो जाएगा इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम यहाँ फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों, फर्स्ट नंबर है 65, यहाँ 117 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना 13 और एलसीएम कितना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो 65 इंटू 117 और ओवर यहाँ हो जाएगा 13 और इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65। तो दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 5 गुणे 117। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 और कैरी 2, 5 बन जा 5 2 7 और 5 बन जा 5, तो कितना है 575, मतलब 575 इसका आ गया एलसीएम। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए उनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे अगर दे दिया जाता कि यहाँ पर 65 और 117 का जो एलसीएम है तो वो इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से एम का मान निकालिए। तो इस तरीके से पहले हम जो रियल एलसीएम है उसको निकाल दें। जैसे यहाँ पर जो वास्तविक इसका एचसीएफ था वो 13 था, लेकिन इन्होंने 13 को इस तरीके से लिख दिया, तो दोनों होंगे तो आपस में बराबर। ठीक है, तो यहां से इसका एचसीएफ निकाला और एम का मान निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का संभावित क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो आप पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा, लेकिन तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर चाहे कैसा भी आए अच्छा स्कोर करके आना। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पर अभी तैयारी में हम अपना आलसपन दिखाएं या फिर ये महसूस कर लें कि पेपर सरल आएगा। लेकिन हाँ, ये वादा है कि आप इसी तरीके से अगर पढ़ते रहे तो आप मैथ में 90+ मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, और बहुविकल्पी तो 20 आते ही हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर है 99 153, 99 153 और इसका मासापा। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अगला क्वेश्चन यहां पर है जो भी है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो यहां पर आज का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो मासापा दिया इस तरीके से लिखा है दोस्तों। देखो वहां लिखने इस तरीके से लिखने का जो तरीका है वहां किस तरीके से क्वेश्चन में आएगा, तो वो भी आप साथ साथ में देखते रहिए कि काफी बच्चे यही नहीं उसमें समझ पाते हैं कि ये क्या मासा है पहली संख्या। तो लिखने का जो तरीका है देखिए किस टाइप का इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है मासा और ये इस तरीके से लगा यहाँ पर ब्रैकेट मा और सा और ऐसा लगा हुआ ब्रैकेट। यहाँ पर लिखा है 99 और 153। ठीक,
और इसके बाद में बराबर का साइन और फिर दिया 9। अब कह रहे हैं तो ला और सा, ठीक है, ला और सा, फिर यहां पर लगा हुआ ब्रैकेट और इसी के पीछे यहां लगा हुआ 99। चलिए यहां लिखे दे रहे, ठीक है, यहां पर 99, 153, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहां पर क्या है, पहला 99 और अगला क्या है दोस्तों यहां पर 153 और अगला क्या है यहां पर 99 गुणे 153, 99 गुणे 153 और यहां पर चौथा ऑप्शन क्या है 1683, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या यहां से आप समझिए कि 99 153 का मासापा तो 9 है, तो ये कह रहे हैं कि लासापा इतने का क्या होगा, ठीक है। तो सूत्र लगा दीजिए, पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या मासा आपको दिया गया, यहां से समझिए ये मासा आगे लिखा तो मासा दे दिया, ये पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या, और यहां से समझिए इन्हीं का ये लासा निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 99, सेकेंड नंबर 135 और ओवर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 9, ठीक है दोस्तों। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 3 33, 3 11 5 55 और 3 58 और यहां से बस इतना करिए, देखिए इसमें कोई लास्ट में 8383 है, बस यही है, सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसका स्कोर कर सकते हो, ऐसे आप टाइम की बचत कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में ये डिजिट देख लिए, अब करना चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो 58 हो गया, तो यहाँ 5 और 11 का 11 5 16, ठीक है, तो 1683 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, एचएल में आया था, ठीक है, इसका कोड है ये। तो नेक्स्ट नंबर, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 4। तो देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का है, तो देखिए कई एक टाइप के कई क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो उनमें से हम एक टाइप आपको बता दें, बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या फिर उसी बेस पर जो भी क्वेश्चन है उसी तरीके से आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी जो एक टाइप के अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जब एक टाइप का आपको समझ में आ जाएगा तो उस टाइप के कई आपको क्वेश्चन मिल जाए तो वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे, ठीक है। तो यहां देखिए एक आपको छोटा सा यहां पर ट्रिक बताएं, न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। तो यहां पर जैसे हम बात करें 12 है और ये यहां पर है 18, तो हम कहें वह छोटी छोटी संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब 12 से भी विभाजित हो जाए और 18 से भी विभाजित हो जाए। तो देखिए वह संख्या कौन सी होगी, तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर इसका फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4 और इंटू यहाँ 3 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 और यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए 2 में मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 की घात और 3 यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 9 9 36 आ गया, कितना आ गया 36। अब देखिए 12 और 18 दोनों 36 को विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो क्या केवल 36 ही ऐसी संख्या है जो 12 18 से विभाजित हो, और कोई नहीं होगी, 72 भी है, 18 चौके 72 और 5 छंग 72, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर और भी संख्या है, ठीक। हम 144 की बात करें तो इससे बड़ी भी संख्या है, लेकिन जो 36 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 और 12 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 36 से छोटी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसे बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या। तो जब भी छोटी छोटी संख्या आता है तो हम लेते हैं एलसीएम।
अब यहीं पर हम कहे थे यहां पर 12 और 18 में हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12 और 18 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आता है, देखिए यहाँ फैक्टर किए हैं तो यहाँ पर कॉमन कौन है 2, और 2 की मिनिमम पावर 2, यहाँ पर 3, तो 3 मिनिमम पावर 3, 6 आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या है यहाँ पर 6। अब 6 से क्या हो जाएगा 18 भी डिवाइड और 12 भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात यहाँ तुम्हें ध्यान रखनी है, ये बड़ी संख्या हो गई जो कि इन दोनों को विभाजित कर दे, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है। ठीक है, 12 यदि हम 12 संख्या लेते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा, ये नहीं विभाजित होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए बड़ी से बड़ी जब शब्द आता है तो उसमें हम क्या, या अधिक से अधिक आ जाए, अधिकतम आ जाए तो हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब छोटी से छोटी या लघुत्तम आ जाए तो उसमें हम निकालते हैं क्या, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो इसी टाइम में देखिए ये कह रहे हैं कि उनके कदमों की माप क्रमशः 40, 42 और 45 सेंटीमीटर, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले। न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है, छोटे छोटे। तो यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का। ठीक है, तो इसी तरीके से एलसीएम निकालिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर न्यूनतम पूछा गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए तो कौन कौन है यहां पर, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति के कदम की माप कितनी दी है, पहले व्यक्ति के कदम की माप। ठीक है, कदम की माप। इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति की कितनी है, इसी तरीके से तीसरे व्यक्ति की कितनी है। तो पहले व्यक्ति के यहां पर 40, फिर है 42 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद है यहां पर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक न्यूनतम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 40 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 2, अब यहां पर 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम पावर रूप में जब लिखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5। इसी तरीके से 42 के जब फैक्टर करेंगे 2 और 3 इंटू 7। ठीक, तो पावर में क्या ले, 1 पावर, और यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 रहेगी इसकी 1। ठीक है, इसके बाद 45 के तो 3 से डिवाइड करिए, फिर 3 से और फिर 5 से, इसकी भी 1 पावर, इसकी 1 पावर। अब जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम क्या देखते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उनमें से सबसे मैक्सिमम घात। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, यहाँ 2 है नहीं। तो इन सभी में ये देखिए 2 अधिकतम, तो 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिकतम यहाँ 3, एक बार 3, एक बार यहाँ 3, देखिए 3, सॉरी यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। तो अधिकतम पावर कितनी हुई, 3 की पावर 2। 5 देखिए यहाँ अधिकतम पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ 5 पावर 1 और 7 एक बार है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हो गया एलसीएम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और 5 और इंटू 7, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, और कैरी 1, और 5 2 जा 10, कैरी 1, और 5 7 जा 35, 35 और 36, और इंटू 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 यहाँ 0 आ जाएगा, 7 में जीरो करेंगे, और 7 6 जा 42, तो कैरी 4, और 7 3 या 21, और 4 कितना हो जाएगा 25। तो इतने सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कितनी चल पाएंगे, वो है कितनी चल पाएंगे, 2520 सेंटीमीटर की दूरी है, तय कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से नोट बनाते रहिए, और नोट्स बनाने के बाद इसको रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब समय कम रह गया, तो आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए। ये आपसे वादा है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनसे आउट में आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्याख्या कीजिए क्यों, व्याख्या कीजिए क्यों। क्वेश्चन दिया 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 11, और यहां पर गुणे 3 गुणे 2
ठीक है। और फिर यहाँ पर गुणे में लिखा हुआ है 2 के बाद फिर +2 है और इसके बाद इंटू यहाँ पर कितना है, गुणे में फिर कितना है 11, एक भाज्य संख्या है इतना। तो ये कह रहे हैं कि ये दिखाओ कि क्यों ये भाज्य संख्या है। ठीक है, व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करके बताने क्यों ये भाज्य संख्या है। अच्छा, भाज्य अभाज्य संख्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो भाज्य संख्या को देखिए, भाज्य संख्या को देखिए क्या इसमें यूनिक होता है। भाज्य संख्या देखिए यहां पर जैसे हम बात करें भाज्य संख्याओं की परिभाषा, वे संख्याएं जिनके हम 2 से अधिक गुणनखंड कर पाए। ठीक है, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक गुणनखंड जैसे हम बात करें, जैसे 3 है तो 3 में कितना, 3 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल और 3 के टेबल में, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 2 हुए। और हमें चाहिए 2 से अधिक, तो जहां से 2 से अधिक होना स्टार्ट हो जाएंगे वहीं से भाज्य संख्या स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ 4 की बात करें दोस्तों, तो 4 की बात करिए, 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल, 2 के टेबल और 4 के टेबल में। तो देखिए यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो 2 से अधिक जो प्राइम फैक्टर हुए हैं तो ये क्या है, 2 से अधिक। इस तरीके से ये 4 भाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखिए हम 5 की बात करें तो 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल तो इसके 2 है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह तो ये यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं है। 6 की बात करें तो 6 1 के टेबल, 2 के टेबल और 3 के टेबल, तो 4 है, 6 है, 7 होगा, नहीं होगा, क्यों, 7 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए क्या इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से यहां तक एक टर्म है और इसके बाद यहां से यहां तक अगला टर्म है। ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं, जो भी टर्म N2 में लिखे होते हैं, जो भी संख्या N2 में लिखे वहां तक एक ही पद होता है। जैसे x y z, तो यहां से यहां तक केवल एक ही पद है, और यहां पर अगर हम लगा दें, जैसे यहीं लगा दें N2 हटा के प्लस, तो ये 2, एक ये और एक ये, और इसी तरीके से हम माइनस लगाएं तो 1 2 3 पद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इन दोनों पदों में क्या चीज वैनिष्ठ है, यहां से यहां तक, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, तो हम कितना कॉमन लें, 2 और 11 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या दोस्तों, 17 गुणे 5 गुणे 3, और यहां पर देखिए कुछ नहीं बचा, 52। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 2 ये गुणनखंड और तीसरा ये गुणनखंड पूरा हो जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं, तो बस हम इसको लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या में क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अतः इस संख्या में इस तरीके से कॉमन लेके दिखा दें कि इसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब चाहो तो इसका आप इस तरीके से और आगे तक सॉल्व कर लो इस तरीके से, तो 17 × 85 और यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस ये 1, तो 2 गुणे 11। ठीक है, अब यहाँ कितना, 5 × 3 = 15, बचा यहाँ से 1, 8 × 24 1 25। ठीक है, और प्लस का 1, तो 2 गुणे 11 कितना हो गया, यहाँ पर गुणे 5 और 1 6, और यहाँ 5 और यहाँ, तो वो यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें लिख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस संख्या में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, भाज्य है, बस ये इसकी व्याख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इनको आप समझते रहिए और नोट भी करते रहिए। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, कितना है, 14 और 35, और अगला ग्रुप है इसका कितना, 18 25
बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो 8th और 9th में 7th में हुआ करते हैं। ठीक है, 31 और यहाँ पर है कितना 93। ठीक है, और लास्ट इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर 32 और 62, 32 और 62। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सहअभाज्य के बात कर रहे हैं यहाँ पर, सहअभाज्य युग्म। अच्छा, सहअभाज्य युग्म क्या होता है? सहअभाज्य युग्म वो युग्म, वह युग्म, वह संख्याओं का वह जोड़ा, संख्याओं का वह समूह। ठीक है, वह समूह जिसका मासापा, ठीक है, मासा कितना हो? 1 हो। तो जो एक मासापा रखते हैं तो वो संख्याएं कैसी हो जाएंगी? सहभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, कैसे हो जाएंगी? सहभाज्य। तो देखिए यहां पर 14 और 35, इसका मासापा निकालिए, पता लगेगा। ठीक है, कितना आएगा? तो 14 में 2 और 7, और 35 में इसके फैक्टर कितने जाएंगे? 5 और 7। तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा, तो ये नहीं होगा। इसका देख लीजिए 18 और 25 का, तो 18 जो फैक्टर करें 2 3 3, और यहाँ पर 25 करें 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई यहाँ वैनिस्ट है? कोई वैनिस्ट नहीं है, तो इस तरीके से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। जिसमें कोई वैनिस्ट नहीं होता है उसका एचसीएफ होता है 1। तो इस तरीके से ऑप्शन ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट नंबर, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है यहां पर दिया? देखिए इसी तरीके से जो क्वेश्चन एक करवा चुके हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2022 में आ भी चुका है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, एचसीएफ फिर भी देख लीजिए, एचसीएफ। अब इसी तरीके यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, 256,60 वो 225 है, 225,60, और बराबर में दिया है यहाँ पर कितना? 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 और माइनस 10x। यहां पर x का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? x का। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, यदि एचसीएफ 225 गुणे 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूरा लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आप पहले नोट कर लिया करिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं वो उसका सोल्यूशन नोट कर लिया करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, पूरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि एचसीएफ 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ x का मान निकालना। तो दोस्तों इस टाइप का किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो देखिए इसका एचसीएफ इन्होंने इस रूप में लिख दिया, लेकिन जो इसका एचसीएफ होगा वो इसके बराबर होगा, तो एचसीएफ निकाल लीजिए इसका। तो एचसीएफ कितना होगा? 225 और 60 का, तो 60 किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे? यहाँ पर इस तरीके से इसको बंद कर लीजिए, 6 का टेबल पढ़िए। ठीक है, तो 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, पता लग गया। देखिए यहाँ पर 5 और ये 22 बचा, यहाँ 6 टेबल पढ़िए, तो 6 18, 22 से कम है। ठीक है, तो भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो 180 हो जाएंगे। तो यहाँ 5 और यहाँ से कैरी लिया तो कितना हो गया? ये हो गया 5 और ये 4 और यहाँ 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ गया कितना? 60, तो फिर 1 टाइम होगा, यहाँ पर कितना बचा? 15। ठीक है, इसके बाद 45 यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 3, 15 3 45। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया ये 15। तो एचसीएफ कितना आ गया? 15। यहाँ 15 के इक्वल रखिए, 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 पंचे 25, कैरी हासिल 2 हो जाएगी, और 5 10 2 12, कैरी 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, माइनस का 10x। ये प्लस का है तो इधर संख्या की तरफ लेके आइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का, और इससे जब माइनस करेंगे तो माइनस का ही बचेगा। 5 से 5 गया 0,
2 से बन गया 1 और 1 और 1, ठीक है। तो माइनस का 10x, माइनस माइनस कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे हम m का मान निकाला तो वैसे x का आ गया, तो उसी बेस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं, और वही बुक है, ठीक है। बुक इस टाइप की है जो आपको 90 प्लस मार्क लाएगी, ठीक है। तो इसी से आप पढ़ते रहिए, और जो भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उनको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब देखिए यहां पर एक एलसीएम पर इसी तरीके से आधारित है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जैसे एचसीएफ निकाल के करते हैं भाई, एलसीएम निकाल के कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है आपको। देखिए जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात कितनी है n, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये पता करना है, जैसे अभी 4 पे घात n था, बोल रहे थे कि पता करो कि n का कोई ऐसा मान है जो इसको 0 पर समाप्त कर दे। इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया 6 पे घात n, तो 6 पावर कितनी है n, तो 6 पावर n बोले n का कोई ऐसा मान है कि इसे 0 पर समाप्त कर दे, ठीक है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर किए तो 2 इंटू 2, और इसकी पावर कितनी थी दोस्तों n, और यहाँ कितना हो गया 2 की पावर 2 है, तो 2 टाइम कर लिया, और इसकी पावर थी n, तो फाइनल इसको लिख दिया तो 2n, ठीक है, इस तरीके 2 की पावर 2n। अब जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 इसकी पावर n, अब इसमें से कोई है नहीं कि इसकी पावर हो जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें ये 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है, 2 के अलावा इसमें कोई दूसरा गुणनखंड वो 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका है जो अभी हम करवा चुके हैं। जैसे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यहां पर टाइम पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको लगाने का प्रयास करना। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल नए सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, इसको सॉल्व करना, और फिर इसको हम सॉल्व कल करवाएंगे। और अभी वास्तविक संख्याओं में कुछ बाकी है इसमें, तो वो भी कल क्वेश्चन, जो भी संभावित क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वो सभी आपको एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे, और उनको आप अच्छी तरीके से नोट करते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। अब एग्जाम का जो समय काफी करीब आ गया है, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।